हेलो फ्रेंड्स। झारखंड के जिलों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग और गिरिडीह जिला कंप्लीट कर लिया है। ये थर्ड लेक्चर है। आज उत्तरी छोटा नागपुर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडरमा। ओके, कोडरमा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग एक एक करके जितने भी इसके कंसेप्ट हैं वो सभी देखते हैं। जब भी कोडरमा की बात होती है तो तीन चीज, मतलब जो उपनाम है, जैसे हजारीबाग जब बताया गया था तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है, ये आप जानते हैं। ओके, उसी तरह से कोडरमा जो है इसका उपनाम क्या है? एक है अब्रक राजधानी। जिस तरह से धनबाद कोयला राजधानी है, उसी तरह से कोडरमा अब्रक राजधानी है। और इंडिया के रिस्पेक्ट में कहा जाता है, मतलब कंट्री में ये पहचान दी गई है, अब्रक राजधानी। ओके, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा अबरक का प्रोडक्शन यहाँ पर होता था, लेकिन अब कम हो गया है। और एक खास माइका, अबरक जो है उसको माइका बोलते हैं। अबरक जो है उसके तीन टाइप्स होते हैं मेनली। उसमें से एक जो है उसको बोलते हैं मस्कोविट। क्या बोला जाता है इसको? मस्कोविट। ओके, तो ये जो टाइप है माइका का, अबरक का, ये इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मिलता है, अभी भी मिलता है। ओके, लेकिन प्रोडक्शन पहले के रिस्पेक्ट में कम हो गया है। रिजर्व अभी भी ठीक ठाक है। ओके, इसी को हिंदी में बोलते हैं रूबी अबरक। रूबी अबरक एग्जाम में ये आ चुका है कि कोडरमा में किस तरह का अबरक मिलता है। तो रूबी अबरक ये जो है एक टाइप है। मेनली तीन होते हैं, उसमें से एक ये है मस्कोविट, जिसको रूबी अबरक कहा जाता है। और इसके रिजर्व प्रोडक्शन दोनों ही केस में नंबर एक में कौन है? नंबर एक में है ये कोडरमा। नंबर दो में कौन है? गिरिडीह। और नंबर तीन में हजारीबाग। क्लियर? यहाँ पर एक मिट्टी मिलती है जिसको बोलते हैं अब्रक मूलक मिट्टी। अब्रक, अब्रक, एक्चुअली ये मुझे पहले ऐसे लिखना चाहिए। इसको बोलते हैं चमकीली धरती। चमकीली धरती। और इसे चमकीली धरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का मिट्टी मिलता है, अब्रक मूलक मिट्टी। ये जो मिट्टी है इसमें माइका अब्रक के अंश होते हैं, जिस कारण से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। चूंकि रिफ्लेक्शन होता है तो ये चमकीला दिखाई पड़ता है, और यही कारण है कि इसको चमकीली धरती के नाम से भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है? अब्रक के अंश के कारण ये जो है चमकीला होता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है, इसको झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। झारखंड का प्रवेश द्वार। ऐसा क्यों? आप अगर मैप देखेंगे, ठीक है, तो मैप तो वैसे लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बिहार से कनेक्टेड है, लेकिन बाय रोड या बाय ट्रेन आपको झारखंड एंटर करना है नॉर्थ साइड से, तो ज़्यादातर जो रूट है जो प्रेफर किया जाता है वो कोडरमा होते हुए ही जाता है। ओके, और यही कारण है कि झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चाहे आप दिल्ली से भी आ रहे हो तो ज़्यादातर एंट्री जो है कोडरमा होते हुए ही होता है। दिल्ली से गया, गया से फिर कोडरमा होते हुए। बाय रोड भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, बाय रोड, बाय ट्रेन, ये जो एंट्री होती है ये कोडरमा के थ्रू, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है,
कोडरमा जिला का जो गठन हुआ है, तो इसके पहले आपको समझना पड़ेगा हजारीबाग, जो कि आप जानते हैं। हजारीबाग का जो गठन हुआ है, हजारीबाग, ये 1833 से 34 भी आप कह सकते हैं, लेकिन 33 34 दोनों हो तो 33 को चूज कीजिए। ओके, तो 1833 में हजारीबाग जिला का गठन होता है। ओके, उसके बाद क्या है कि इससे गिरिडीह को अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है 72 में, 1972 में। ओके, 6 दिसंबर अगर आप सेंसस की बात करेंगे और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखेंगे झारखंड का, तो 4 दिसंबर 1972। ठीक है, उसके ठीक एक वर्ष के बाद जब गिरिडीह को जिला बनाया गया था 72 में, उसके ठीक एक वर्ष के बाद मतलब 1973 में कोडरमा को अनुमंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अनुमंडल बनाया। ओके, और फिर बाद में लगभग 20 वर्षों के पश्चात इसे जो है जिला का दर्जा दिया जाता है। 10 अप्रैल 1994 क्या बन गया ये? डिस्ट्रिक्ट बन गया। ओके, अब इसकी देखते हैं बाउंड्री, कोडरमा जिले की जो बाउंड्री है। अच्छा, एक और ये आप याद रखेंगे, इसका एक शहर है जिसको बोलते हैं झुमरी तलैया, फेमस सिटी है झुमरी तिलैया। ये जो है कोडरमा का सबसे बड़ा शहर है। बिगेस्ट सिटी ऑफ कोडरमा, ये है कहाँ? कोडरमा जो प्रखंड उसी में है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए, ये दिख रहा है, ये है झुमरी तलैया, ये वाला पॉइंट। ओके, ये है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं रिवर का साइन है, ये बराकर रिवर है। ऐसे होते हुए ये जो है गिरिडीह प्रवेश कर रही है, बराकर रिवर है ना, ये जो है गिरिडीह प्रवेश कर रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप सकरी रिवर है, सकरी नदी। ठीक है, सकरी नदी है। क्लियर? ओके, इसकी बाउंड्री की बात हो रही थी, इसकी बाउंड्री की बात हो रही थी, किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका सीमा साझा होता है? तो अगर झारखंड की बात करें, ओके, तो ये हो गया कोडरमा। ठीक है, तो इधर है गिरिडीह, इधर हजारीबाग। ठीक है, गिरिडीह हजारीबाग। इसके बाद एक पार्ट में मिलेगा, लगभग पूरा का पूरा जो है मिलता है नवादा। ये लगभग पूरा पार्ट जो है ये नवादा से है टच किया हुआ, और थोड़ा सा पार्ट बचता है गया के लिए, थोड़ा सा पार्ट गया के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड के ये सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। और ये दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? एक गिरिडीह है और एक हजारीबाग, बस दो ही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक हो गया हजारीबाग और दूसरा गिरिडीह। उसके बाद बिहार के दो जिलों के साथ एक नवादा, ज़्यादातर नवादा का ही है, थोड़ा सा पार्ट बचता है गया के लिए। ओके, नवादा और गया। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। ठीक है, अब इसके इतिहास को देखते हैं। तो ज़्यादातर इतिहास तो उसी चीज़ जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, हिस्ट्री इसका हजारीबाग का, तो वही लगभग सभी उत्तरी छोटा नागपुर और जो है दक्षिण छोटा नागपुर के जिलों के लिए भी, इवन पलामू के लिए भी वही डिस्ट्रिक्ट, वही हिस्ट्री जो है एप्लीकेबल होगा। ओके, हिस्ट्री तो एक बार रिकॉल भी आप कर लें, रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, महाभारत के समय ये सब मेंशन किया हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो नाम मैं बार बार ले रहा हूँ जैसे कि जरासंध का,
ओके। महाभारत काल में जरासंध के कार्यकाल में ये क्षेत्र इनके अधीन था। उसी तरह से मगध के ही राजा हुआ करते थे महापद्मनंद। नंदवंश के संस्थापक हैं ये महापद्मनंद, जिन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है। इनके कार्यकाल में भी ये क्षेत्र इनके अधीन था। ओके। कलिंगा के राजा खारवेल, ये कलिंगा के राजा थे। एक टाइम में इन्होंने जो है ये झारखंड का पूरा क्षेत्र उड़ीसा के साथ शामिल कर लिया था। फिर मौर्य काल में अशोक के शासन में ये क्षेत्र इनके अधीन था। इसका जो है बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं मौर्य के लिए। ओके। फिर समुद्रगुप्त जब दक्षिण की ओर जा रहे थे तो इसी क्षेत्र से होते हुए गए थे। इसी क्षेत्र से होते हुए गए थे। एक चाइनीज यात्री थे जिनका नाम था इत सिंह। इत सिंह ये जो है चाइना के एक यात्री थे जो कि नालंदा और बोध गया जाते समय इस क्षेत्र से होकर गए थे। ओके। फिर आता है रीजनल डायनेस्टी। तो रीजनल डायनेस्टी की शुरुआत जो है, वैसे तो मुंडा शासन से ही शुरुआत होती है, लेकिन जब फोर्ट बनाना शुरू होता है या फिर यूं कहें कि पूरा का पूरा रिटर्न में मेंशन किया हुआ सब कुछ मिल जाता है, वो है नागवंश। नागवंश के कौन से राजा कब बैठे हैं पदवी पर, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब कुछ मिलता है नागवंशावली में। ठीक। तो नागवंश के काल में ये पूरा का पूरा क्षेत्र नागवंशी राजा के अधीन था। ठीक है। तो शुरुआत होती है फनी मुकुट राय से। फनी मुकुट राय से। ओके। तो मैंने शुरुआत में कहा जब जरासंध का जिक्र किया गया था, ये जो नाम मैंने जितना बताया है तो रैंडमली ऐसे ही नहीं कि मैंने एक बुक देखा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगा वो मैंने इंपॉर्टेंट नाम मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ। ये सब कुछ सेंसस के डेटा में मेंशन किया हुआ है, ये सारे नाम। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 1-2 वर्षों के क्वेश्चंस को, तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, वो सब मेंशन रहता है। एक जगह का नाम अभी मैं बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसका नाम है घोरसीमा। घोरसीमा ये जो जगह है, ये पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यहाँ मिले हैं। पुरातात्विक अवशेष, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यहाँ मिले हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि जो घोरसीमा है वो किस तरह का स्थल है, किससे संबंधित है, या घोरसीमा एक पुरातात्विक स्थल है, ये किस जिले में है। ओके। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सेंसस के डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। ये हो गया। अगर मुस्लिम शासकों की बात करें, मुस्लिम शासक में जब दिल्ली सल्तनत का समय आता है, ओके, तो दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक एक शासक हुए थे। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ओके। तो इन्होंने ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जैसे बिहार है, झारखंड है, ये सब किसका पार्ट हुआ करता था? बंगाल का ही। बंगाल से ही बाद में 22 मार्च 1912 को बिहार अलग होता है। फिर उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को अलग राज्य बनता है बिहार से अलग होकर के। तो ये सभी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये बंगाल अभियान के दौरान इस क्षेत्र से होकर गुजरे थे, और बंगाल के एक राजा थे जिन्होंने जिन पर इन्होंने अटैक किया था। किस पर अटैक किया था? उनका नाम था नवाब शमसुद्दीन इलियास। ये बंगाल के नवाब थे, बंगाल नवाब शमसुद्दीन इलियास, इन पर आक्रमण किया था। तो इन पर जो है आक्रमण करने के बाद इनका एक बड़ा हिस्सा
अपने कब्जे में ले लिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो वो जो एरिया कैप्चर किया गया था, इस एरिया का कैपिटल बनाया गया सतगावा को। सतगावा जो अभी कोडरमा के क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि उस समय का एरिया और अभी का एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो सतगावा जो है, इसको कैपिटल बनाया गया था जब फिरोज शाह तुगलक ने शमसुद्दीन इलियास से एक बड़ा हिस्सा उनसे छीन लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, ये हो गया। जब मुगल का समय आता है तो मुगल के कार्यकाल में अकबर एक राजा हुए। एक्चुअली मुगल के टाइम में राजा नहीं कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के समय सुल्तान कहा जाता था, जो किंग होते थे। मुगल के टाइम में बादशाह कहलाते थे। तो अकबर के कार्यकाल में इनके एक सेनापति हुए शाहबाज। तो शाहबाज जो है यहाँ पर आक्रमण करता है। कब? 1585 में। और इसके बाद से ये जो क्षेत्र है, ये मुगलों के अधीन। अधीन कहने का मतलब ये कि यहाँ के जो राजा हैं वो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको मालगुजारी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मालगुजारी। एक तरह से यहाँ के जो राजा हैं उनका पावर कम हो गया था। ठीक है, फिर आईने अकबरी में, आईने अकबरी में ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा छोटा नागपुर, चाहे कोडरमा हो, गिरिडीह, हजारीबाग, या फिर इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चतरा, ये सभी छोटा नागपुर का ही हिस्सा हुआ करता था ना। तो इन सभी को आईने अकबरी में, या फिर यूं कहें कि मुगल काल में, कोकरा कहा गया है। कोकरा। ओके, ये रिटन है, इस नाम से इस क्षेत्र को संबोधित किया गया है। और किन किन लोगों ने अटैक किया? तो बिहार के जो गवर्नर हुए थे इब्राहिम खां, इब्राहिम खां, ये जो है, ये बिहार के गवर्नर हुए थे। और छोटा नागपुर में उस समय नागवंश के जो राजा थे, 46th किंग ऑफ नागवंश, क्या नाम था इनका? दुर्जन सल। ओके, इन पर ये आक्रमण करते हैं। आक्रमण करके इनको जो है 12 वर्ष तक ग्वालियर के जिले में कैद रखा गया था। और ये छूटे किस तरह से थे? असली हीरा, नकली हीरा, इन दोनों में पहचान करना था कि नकली कौन सा है, असली कौन सा। और इसी कारण से, पहचान करने के कारण जो है, इनको अ, जो इनका लाइफ चल रहा था कैदी वाला, उनसे आज़ादी मिली थी 12 साल के बाद, इस शर्त पे कि ये एनुअली 6,000 रुपये मालगुजारी देंगे। बाद में ये जो अमाउंट है 6,000 रुपये, ये बढ़ा दिया जाता है। 6,000 जो है ये एनुअली देना होता है, ये कंडीशन है। तब जाके इनको छोड़ा जाता है। और ये अमाउंट 1632 में, हालांकि इससे कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस है कि 6,000 पहले आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, उसी के आसपास का ही टाइम है ना, 1632 में पूरा का पूरा छोटा नागपुर जो है, ये बिहार के गवर्नर को जागीर के तौर पर दे दिया जाता है। जागीर टू गवर्नर ऑफ बिहार। तो बिहार के जो गवर्नर थे उनको जागीर के रूप में ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर मिल जाता है। एनुअल पेमेंट कितना करना है? 1,36,000। 1,36,000। ओके, ये क्या है? ये एनुअली देना है। किसको देना है? बिहार के गवर्नर को। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने में ये जमा करवाएगा। ओके, उसके बाद ये अमाउंट बढ़ता है। 1636 में ये अमाउंट हो जाता है 1,61,000। ठीक है, ये हो जाता है। ये तो हम लोगों ने देखा कि इब्राहिम खां आक्रमण करता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुए, उनमें नाम आता है सरबुलंद खां का।
ये भी क्या थे, गवर्नर थे बिहार के, गवर्नर ऑफ बिहार। ये भी अटैक करता है। उस समय मोहम्मद शाह का कार्यकाल चल रहा था। ओके। फिर इनके बाद एक और गवर्नर हुए थे बिहार के, फखरुद्दौला। फखरुद्दौला ये कौन है, ये भी गवर्नर थे बिहार के। ये सब जो है ना, आप देखिए, आप बस पढ़ते चलिए। आप याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये सारे डेटा याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। हर क्लास को देखना है, पीडीएफ है आपके पास, अवेलेबल है। ओके। पीडीएफ को हो सके तो एक बार रीड कर लीजिए, जस्ट क्लास के बाद पीडीएफ को रीड कर लीजिए। ठीक है। और जब जब क्वेश्चन लगवाया जाएगा, जब जब जो है क्वेश्चन करवाया जाएगा इन सभी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो देखिएगा कि रटने की जरूरत ही नहीं है, एक टाइम के बाद ये सब कुछ याद होने लगेगा। क्यों? बहुत बार ये रिपीटेशन हो रहा है। अभी देखिए, अभी एरिया का डेटा आएगा, विधानसभा, अनुमंडल, प्रखंड का डेटा आएगा, तो किस तरह से रिकॉल करवा के मैं याद करवा दूँ। तो बस इसको कंप्लीट करते चलिए। याद हो रहा नहीं हो रहा है वो छोड़ दीजिए, उस चीज़ की चिंता। ओके, फखरुद्दौला ये भी बिहार के गवर्नर थे। ये 1731 में छोटा नागपुर में आक्रमण करते हैं। कब? 1731 में। ओके। जब ये आक्रमण करते हैं तो एक जो है अमाउंट का कंडीशन बना के जाते हैं कि 12,600 रुपये पे करना है। अलीवर्दी खां जब बंगाल के शासक हुए थे 1735 में, शासक के पहले इनको जिम्मेदारी दी गई थी टैक्स कलेक्शन की। अलीवर्दी खां। ओके। तो ये जो 12,600 रुपये है, ये रामगढ़ के राजा से निकालने में इनको दिक्कत हो रही थी। ओके। किस राजा से? रामगढ़ के राजा। ओके। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि मुगल के टाइम में या फिर ब्रिटिश के टाइम में जो स्ट्रॉन्ग राज हुआ करते थे इस क्षेत्र के, उत्तरी छोटा नागपुर के, वो कौन कौन से थे? इम्पोर्टेंट स्टेट्स। रामगढ़, कुंदा। कुंदा भी एक जगह है, लेकिन कहाँ है? चतरा में है। केंदी, ये हो गया। एक खड़गडिहा था, जो गिरिडीह का क्षेत्र है, और एक चाय। ओके। ये 5 इंपॉर्टेंट राज्य हुआ करते थे। ब्रिटिश के टाइम में क्या होता है? ब्रिटिश के टाइम में, तो जब भी ब्रिटिश की शुरुआत होगी, तो जो पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होगा? 1765 में। 1765 में जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ओके, इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सभी शामिल था, शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इसी के साथ छोटा नागपुर भी इसका हिस्सा हो जाता है। ओके। और इसमें हजारीबाग के टाइम मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश है वो सबसे पहले हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम कब आता है? ओके। ब्रिटिश केम इनटू कांटेक्ट टू हजारीबाग, ये 1769। उस समय
जो है कैमक, कैमक के द्वारा जो है ब्रिटिश का कॉन्टैक्ट फर्स्ट टाइम हजारीबाग से होता है। किस सिलसिले में कैमक यहाँ पर आया था उस समय? जंगल तराई के केस में आया था। जंगल तराई जो है एक रीजन है जिसके जो बंगाल, ओके, बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था जंगल तराई। ये हो गया। फिर ब्रिटिश के टाइम में ही जो रामगढ़ राज्य है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया था, जब मराठा पावर का भी मराठा का भी जो है शासन यहाँ देखने को मिला था, जैसे कि माधव राय, माधव राव, माधव राव का जो कार्यकाल है ये 1761 से 62 तक था। आपको बस यही याद रखना है कि मराठा शासक माधव राव के कार्यकाल में रामगढ़ जो है इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया। ओके। अब रामगढ़ के राजा की बात होती है जब मुकुंद सिंह को हराकर तेज सिंह राजा बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी आपको याद रखना है कि जो छोटा नागपुर के राजा थे, छोटा नागपुर के राजा, ये ब्रिटिश को टैक्स कैसे देते थे? रामगढ़ के राजा के थ्रू, थ्रू किंग ऑफ रामगढ़। और इसी का फायदा उठाकर कभी कभी रामगढ़ का राजा छोटा नागपुर पर आक्रमण कर देता था। ओके। मुकुंद सिंह was replaced by तेज सिंह। तेज सिंह को जब कमान दिया जाता है रामगढ़ का, तो शुरुआत में ये राजा नहीं बनता है। शुरुआत में ये बनता है, इसको बोलते हैं मुस्तजीर, फर्स्ट, जी लिखाएगा मुस्तजीर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपको ये क्षेत्र दे दिया जा रहा है, आप टैक्स कलेक्शन करने की जिम्मेदारी लेंगे, टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश को दे देंगे। इसको जो है आप ऐसे समझ सकते हैं, जो काश्तकार होता है जैसे वो रेंट पर लिया, ओके, बदले में टैक्स पे कर रहा है, बस वैसा ही है। ठीक है। तो मुस्तजीर हो गया, ये पहला मुस्तजीर था इस क्षेत्र का। बाद में ये राजा बनता है, और जब ये राजा बनता है, देन आफ्टर किंग, और राजा बनने के बाद क्या करता है, ये रामगढ़ का कैपिटल कहाँ बनाता है? रामगढ़ का कैपिटल ये इचाक बनाता है। ओके, ये जो है इचाक बनाता है। ठीक है। जब कैमक इस क्षेत्र पे, ये कैमक के कार्यकाल में ही हुआ था ना, कैमक को जिम्मेदारी मिली थी छोटा नागपुर खास में, ओके, रामगढ़ में और पलामू में। तो कैमक जो है जब यहाँ पर सक्सीड कर जाता है, तो कैमक के बाद 1780 में चैपमैन को इस क्षेत्र का कमान दिया जाता है। चैपमैन, आफ्टर कैमक, चैपमैन जो है इनको कमांड मिलता है, इनको कार्यभार दिया जाता है। और इनके हाथ में कमांड कब आता है? 1780 में, 1780 में। तो जब ये क्षेत्र इनके हाथ में आया था, तो इनको जो है डिस्ट्रिक्ट का कमांड तो दिया ही गया था, साथ ही साथ पूरे छोटा नागपुर का सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया था। तो ये जो है छोटा नागपुर के पहले सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटर।
ऑफ छोटा नागपुर। ओके, यहाँ तक हो गया। जब कोल विद्रोह होता है तो कोल विद्रोह में उन क्षेत्रों पर जहां डायरेक्टली प्रभाव पड़ा था, ओके, SWFA साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया जाता है। शुरुआती दौर में SWFA का हिस्सा हजारीबाग, रामगढ़, ये जो क्षेत्र है ये सब भी थे। बाद में अलग किया जाता है और हजारीबाग जिला का गठन होता है 1833 में, जिसमें कि रामगढ़, खड़गडीहा, कुंदा, केंदी, चाय, इन सभी को शामिल कर लिया जाता है। ओके, तो कोल रिवोल्ट 1831 से 32, इसके बाद क्या होता है? SWFA का गठन होता है। SWFA का नाम जो है बाद में छोटा नागपुर कर दिया जाता है। तब 1854 में, जब इसका हेडक्वार्टर छोटा नागपुर होता है, हेडक्वार्टर, और साथ ही साथ नाम भी आप याद रखेंगे, ये हो जाता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कब? 1854 में। इसके पहले SWFA ही बोला जाता था। तो जब ये छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने लगा, तो इसका कमान जो है वो बिहार के गवर्नर को दे दिया गया और इस क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन एरिया की तरह जो है इस पर कार्य किया जाने लगा। ठीक है, ये हो गया। 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें हजारीबाग की अपनी कहानी है। कोडरमा क्षेत्र चूंकि हजारीबाग का ही क्षेत्र हुआ करता था, तो जो हजारीबाग का इतिहास है वही कोडरमा का इतिहास होगा। क्लियर? तो 1857 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं, हालांकि अलग से तो बताया गया ही 1857 विद्रोह को। यहाँ पर आप ये याद रखिए कि 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग क्षेत्र में इस विद्रोह की शुरुआत होती है, 30 जुलाई को। ओके, और जब इसकी शुरुआत होती है तो कैप्टन सिम्पसन को ये क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता है। कैप्टन सिम्पसन, इनको ये क्षेत्र छोड़कर कहाँ भागना पड़ता है? इशाक, इशाक ये भाग जाता है। उसके बाद डाल्टन जो है ये क्या करता है? लेफ्टिनेंट ग्राहम को कमांड देता है। ग्राहम बाय डाल्टन। डाल्टन उस समय रांची के कमिश्नर थे, तो डाल्टन जो है ग्राहम को कमांड देता है। और तब तक क्या होता है कि चूंकि प्रसार काफी तेजी से हो रहा था क्रांतिकारियों का, तो रांची से जितने भी यूरोपियंस थे उन पर आक्रमण हो रहा था, तो रांची से पहले सभी यूरोपियंस को खाली करवा के हजारीबाग बुलाया गया। हजारीबाग में जब विद्रोह का प्रसार होता है तो उन सभी को बगोदर भेज दिया जाता है। ओके, तो यूरोपियंस जो है सबसे पहले ये रांची से कहाँ जाते हैं? हजारीबाग, और फिर हजारीबाग से बगोदर। क्लियर? फिर 4 अगस्त 1857 को, देखिए 30 जुलाई को इस विद्रोह की शुरुआत होती है। 4 अगस्त 1857 को एक ऑफिसर, डेविस नाम के ऑफिसर थे, उनको जो है चार्ज दिया गया। डेविस, जब इनको चार्ज दिया जाता है तो ये क्या देखते हैं कि खजाना जो है पूरी तरह से खाली है, क्रांतिकारियों के द्वारा ले लिया गया है पूरा का पूरा खजाना। जितने भी रिकॉर्ड्स थे, चाहे वो लैंड से संबंधित थे या फिर किसी तरह का रिकॉर्ड जो था ट्रेजरी में, वो लगभग जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। ओके, तो ये हो गया था। डाल्टन प्रयास करता है और वापस से हजारीबाग को अपने कब्जे में ले लेता है। ओके, अपने कब्जे में लेता है। फिर बाकी जो क्रांतिकारी थे वो सभी कुंवर सिंह से मिल जाते हैं। बीच में आप याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1857 को चतरा का युद्ध होता है। इसके बाद चतरा जब पढ़ाया जाएगा तो हम लोग वो देख लेंगे। 2 अक्टूबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है? चतरा का युद्ध, जिसमें कि क्रांतिकारी जो है वो हार गए थे अंग्रेजी सेना से। ओके, चतरा का युद्ध 2 अक्टूबर 1857।
57, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का दौर आता है, गांधी जी 1925 को यहाँ विजिट करते हैं। ये इसका एक सारांश था इतिहास का, और ये जो इतिहास है मैंने आपको पढ़ाया था हजारीबाग में, लेकिन गिरिडीह के टाइम में ये नहीं पढ़ाया गया क्योंकि सेम है। अब जैसे कि मैंने पढ़ाया कोडरमा के लिए, तो चतरा में इस चीज़ का जिक्र नहीं होगा। अगर 2-3 पॉइंट जो कि स्पेसिफिक चतरा से संबंधित है तो वो बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बार बार जो इतिहास बताया जा रहा है इसका सारांश यही है कि पूरे छोटा नागपुर के लिए इसको आप याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है और ये सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन है। आप चाहे वेबसाइट देख लीजिए या फिर सेंसस का रिपोर्ट देख लीजिए, ये सभी डेटा मेंशन किया हुआ रहता है। ओके, अब हम लोग दूसरा फैक्टर देखते हैं। इतिहास लगभग हो गया है, अब देखते हैं हम लोग एरिया। एरिया ऑफ कोडरमा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोडरमा का एरिया पढ़ने वाले तो सिर्फ और सिर्फ कोडरमा का ही एरिया देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड का एरिया कितना है। ओके, झारखंड का एरिया कितना है? 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। जब बात करेंगे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा का, झारखंड गवर्नमेंट के डेटा में 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, ये हो गया। अब इसमें ये जो एरिया है, अगर पूरे झारखंड के डिस्ट्रिक्ट को देखना शुरू करें तो टॉप 5 में जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो कौन कौन सा है? टॉप 5। ओके, तो इसमें जो है पश्चिम सिंहभूम सबसे पहले नाम आएगा। पश्चिम सिंहभूम का कितना है? 7224। अगर याद है तो साथ साथ मेरे बोलिए। पश्चिम सिंहभूम हो गया। उसके बाद गुमला का स्थान आता है। गुमला कितना है? 5360। गुमला के बाद रांची है। रांची का भी जो एरिया वो 5000 के फिगर में ही है, 5097। रांची के बाद स्थान आता है गिरिडीह का। गिरिडीह का ये कितना है? 4962। ओके, और पांचवा में है पलामू। पांचवा पलामू में, पलामू का है 4393। ये टॉप 5 हो गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग बॉटम 5। बॉटम 5 सबसे लास्ट में किसका स्थान आता है एरिया के मामले में? सबसे लास्ट में स्थान आता है रामगढ़ का। रामगढ़ का कितना है? 1341। देखिए, अगर एरिया आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रैंक आपको याद करना होगा, और जो टॉप पोजीशन रखता है या फिर बॉटम पोजीशन, उसका फिगर आपको याद करना पड़ेगा। रामगढ़ का 1341 है। 23rd में लोहरदग्गा आता है। ओके, फिर 22 में पाकुड़, 21 में जामताड़ा, और 20 में धनबाद। तो धनबाद पॉपुलेशन के मामले में जो है सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन एरिया के मामले में ये बॉटम 5 में शामिल है। क्लियर? ठीक है, यही कारण है कि यहाँ का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में देखते हैं कोडरमा का एरिया कितना है। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? हजारीबाग हम लोगों ने पढ़ लिया है, याद है? कितना था हजारीबाग का? 3555। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गिरिडीह। गिरिडीह कितना है? 4962। 4962। और फिर कोडरमा, इसका कितना हो जाएगा? 2540। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे चतरा को। चतरा का एरिया है 3700, लगभग 3500 के आसपास, या 4000 भी कह सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया एरिया। अब सेंसस का जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेटा ऑफ सेंसस। तो सबसे पहले बात आती है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कितना है? झारखंड का कितना है? झारखंड का है 3,29,88,134। देश में स्थान कितना है? 14th। परसेंटेज 2.72%। ये हो गया कंट्री के रिस्पेक्ट में। कोडरमा का पॉपुलेशन कितना है? 7,16,259। ओके। पॉपुलेशन के मामले में एक पॉइंट आपको याद रखना है कोडरमा के लिए। कौन सा पॉइंट है ये? 2001 में कोडरमा की जनसंख्या थी 4,99,403। ओके। 2011 के सेंसस में कितना पॉपुलेशन देखा गया है? 7,16,259। तो जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये है 43.42%। ओके। तो ये स्टेट में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कोडरमा में ही हुआ है। ओके। अच्छा, ये चीज़ झारखंड के लिए कितना है? एवरेज कितना है? 22.42%। तो एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आया जो आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पॉपुलेशन में आपने देख लिया कि कोडरमा का है 7 लाख। इसके पहले हम लोगों ने जो देख रखा है हजारीबाग का देखा है, फिर गिरिडीह का भी हो गया है। हजारीबाग का कितना है? 17 लाख। गिरिडीह का 24 लाख। टॉप 3 की बात करें तो रांची, धनबाद और गिरिडीह। बॉटम 3 की बात करें तो लोहरदग्गा, खूंटी और सिमडेगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा याद रहेगा, ठीक ना? ये जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये फिगर दोबारा कभी भी नहीं पढ़ना है। ये सफिशिएंट है, इसके बाद आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि बार बार मैं क्वेश्चन, ये फिगर वाला क्वेश्चन देता रहूँगा ताकि आप रिवीजन करते रहें। हर 1-2 दिन में रिवीजन करवाता रहूँगा मैं क्वेश्चन दे करके, ना? ओके। पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा था। तो टॉप 5 में देखते चलिए कैसे याद करना है। सबसे पहले नाम आता है किसका? रांची का नाम आता है, रांची का। फिर धनबाद का। ओके। उसके बाद गिरिडीह, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो। बॉटम 5। सबसे लास्ट में किसका स्थान है? लोहरदग्गा, लोहरदग्गा। उसके बाद खूंटी, फिर सिमडेगा, कोडरमा और फिर लातेहार। ओके। चूंकि हम लोग टॉप 5 देख रहे हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो 29 लाख से शुरुआत करना है, ठीक है? 29 लाख से शुरुआत करना है। ओके। अब देखिए 29 है, हम लोग क्या करेंगे कि 2-2 लाख माइनस करते चलेंगे। 2 लाख जो है माइनस करना, मतलब 29 से फिर 2 घटाएंगे, जितना आएगा फिर 2 घटाएंगे। ऐसे करते हुए जो है हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बोकारो तक। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो। लेकिन एक यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा
एग्जाम्पशन, रांची है, रांची में 2 माइनस ना करके हम लोग माइनस कर देंगे 3। ओके, तो कितना हो जाएगा 26 लाख। 3 माइनस कर दिए क्योंकि पहला था इसलिए एक एक्स्ट्रा कर दिए, तो 29 है 26, लेकिन रूल वही रहेगा, 2 माइनस करना है। अब नीचे जाएंगे, 26 से 2 माइनस करेंगे 24 लाख, 24 से 2 माइनस करेंगे 22 लाख, 22 से 2 माइनस करेंगे 20 लाख। तो ये जो है पॉपुलेशन किसका है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट का। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बॉटम 5 में शुरुआत करेंगे 4 लाख से, 4 लाख से। ओके, 4 लाख है। अब यहाँ पर टॉप वाले में 2 से हम लोग डिक्रीज कर रहे थे, इसमें 1 से इंक्रीज करेंगे। 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो कुछ नहीं करना है, 7 ही रहने देना है लास्ट वाला। तो यहाँ पर पहला और यहाँ पर लास्ट, ये पहला और यहाँ पर लास्ट, इसमें बस ध्यान देना है, ठीक ना, कि कुछ नहीं हुआ था। तो ये टॉप 5 और बॉटम 5 की कहानी हो गई है। इसी में आपने देखा कि जो कोडरमा है, इसका पॉपुलेशन कितना है, 7 लाख है, 7,16,000। ओके, इसमें धनबाद आ गया है, गिरिडीह आ गया है, बोकारो आ गया है टॉप 5 में। जब बात करेंगे उत्तरी छोटा नागपुर की, ये हो गया, और बॉटम में कोडरमा आ गया है। ठीक है, पॉपुलेशन कंप्लीट हो। एग्जाम में शहरी जनसंख्या भी आती है, शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। ओके, तो परसेंटेज में याद रखना है, झारखंड का कितना है शहरी जनसंख्या, 24.05%। 05%, ये किसका हो गया, झारखंड का हो गया। ओके, नंबर 1 पे है धनबाद, कितना है, 58.13%। देखिए कहीं रैंक है तो वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसके लिए, कोडरमा के लिए, कि आपको याद करना है ना। जैसे यहाँ पर बॉटम 5 में है तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, बाकी में आप जो है स्किप कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो पॉपुलेशन है, चलिए वो तो आ गया। एरिया में वैसे कुछ था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ मार्क नहीं किया, आप एरिया इसका छोड़ सकते हैं कोडरमा के। जहाँ मार्क, जैसे देखिए ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ये मैंने मार्क किया है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान देना है जो स्टार मार्क किया जा रहा है जिसमें। ओके, शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका है, धनबाद का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा धनबाद का है। अच्छा, यहाँ पर अब देखेंगे आप, धनबाद के बाद आता है पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो आता है, बोकारो के बाद रामगढ़ आता है, और फिर रांची आता है। तो आपने क्या देखा कि धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़, 3 डिस्ट्रिक्ट टॉप 5 शहरी जनसंख्या के मामले में इसमें शामिल है, टॉप 3 में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो देखा है, हजारीबाग के लिए लगभग 15%, गिरिडीह के लिए 8.51%। ठीक है, कोडरमा का 19% है, कोडरमा का कितना है, 19% है। लगभग 19 है, एक्चुअल में 19.7%। हजारीबाग का हम लोगों ने पढ़ा है 15.87, गिरिडीह का 8.51। तो ये याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, ठीक है, इतना रट्टा नहीं मानना है। लेकिन ये जो टॉप 5 आपने देखा, उसी तरह से कम बॉटम का लास्ट वाला याद कर लीजिए। बॉटम का 24 पोजीशन पे कौन सा आता है, गोड्डा आता है। तो सबसे कम शहरी जनसंख्या किसका है, गोड्डा का है। ठीक है, अब देखिए इतना बार मैंने रिपीट कर दिया कि गोड्डा का सबसे लास्ट में है, धनबाद का पहले है, तो भले फिगर इसका याद ना रहे, डेटा इसका याद ना रहे कि 58% है कि कितना परसेंट है, लेकिन रैंक आपको याद रहेगा। ओके, और ज़्यादातर रैंक ही पूछता है इसमें, है ना। तो गोड्डा हो गया, गोड्डा का कितना है, 4.90% है। ओके, ये क्या हो गया, शहरी जनसंख्या। लिंगानुपात की बात करें,
झारखंड का कितना है? झारखंड का है 948। ओके। सर्वाधिक किसका है? अब इसमें कोडरमा के लिए याद नहीं रखना है, हजारीबाग या गिरिडीह का भी याद नहीं रखना है। ओके। इसमें सर्वाधिक पश्चिम सिंहभूम 1005। न्यूनतम किसका है? धनबाद का है 900। ये हो गया। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, ये कितना है? ओवरऑल झारखंड का, पहले इसको देख लेते हैं। 66.41%, ये झारखंड का हो गया। टॉप में किसका स्थान आता है? सर्वाधिक है रांची का। उसके बाद स्थान आता है पूर्वी सिंहभूम, फिर धनबाद, रामगढ़, बोकारो। रामगढ़, बोकारो। तो यहाँ आपने क्या देखा कि धनबाद है, रामगढ़ है, बोकारो, ये तीन जो है टॉप 5 में शामिल है। ओके, टॉप 5 में शामिल है। सब बॉटम में कौन सा आ जाएगा? सबसे कम किसका है? पाकुड़। कितना? 48.82%। बॉटम में उत्तरी छोटानागपुर का कोई डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। ये हो गया। अब देखते हैं विधानसभा। विधानसभा झारखंड में टोटल 81 विधानसभा है। झारखंड में टोटल 81 विधानसभा है और एक अभी मनोनीत है, नॉमिनेटेड, जो कि एंग्लो इंडियन के लिए होता है। लेकिन 2020 के अमेंडमेंट के बाद उस सीट को जो है खत्म कर दिया गया है। चूंकि झारखंड में चुनाव 2019 में ही हुए थे, इसलिए इस सीट को अभी भी बरकरार रखा गया है, मेंबर अभी भी हैं। लेकिन 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मनोनीत नहीं होगा, मतलब गवर्नर जो है किसी भी एंग्लो इंडियन को अपॉइंट नॉमिनेट नहीं करेंगे। ओके। अब ये जो 81 सीट है, इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है? 9। शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना है? 28। बच गया कितना? अनरिजर्व, ये 44 हो गया। ओके, ये हो गया। विधानसभा के मामले में कोडरमा, कोडरमा में कितना विधानसभा है? एक है मात्र। एक विधानसभा है जिसका नाम है कोडरमा। और यहां से अभी विधायक कौन है, क्यों बताया जा रहा है? डॉक्टर नीरा यादव, क्योंकि ये इस सरकार के पहले शिक्षा मंत्री थी, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव। ठीक है, ये विधानसभा हो गया। लोकसभा की बात करें तो कोडरमा लोकसभा है। इस कोडरमा लोकसभा में 3 डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन सा है देखिए। इसमें कोडरमा के एक, मतलब सभी हो गया। फिर गिरिडीह, गिरिडीह में 6 विधानसभा क्षेत्र है, याद है ना? जमुआ, गांडे, बगोदर, धनवार, गिरिडीह और डुमरी। तो गिरिडीह और डुमरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो गिरिडीह लोकसभा का है। बाकी जो 4 बच जाते हैं,
जमुआ, गांडय, बगोदर, धनवार, ये सभी किस में आता है? ये सभी कोडरमा लोकसभा का पार्ट है। मतलब कि 4/6, 6 में 4 जो है इसी का हो गया। फिर हजारीबाग, हजारीबाग में 4 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से बरकट्टा मतलब एक कोडरमा का पार्ट है। बाकी 3 कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं हजारीबाग के? हजारीबाग, बरही और बड़कागांव, ये तीनों हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये हो गया। कोडरमा लोकसभा से अभी जो सांसद हैं उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, और अन्नपूर्णा देवी का नाम आपको इसलिए याद करना है क्योंकि वो अभी राज्य शिक्षा मंत्री हैं। ओके, ये हो गया विधानसभा लोकसभा। अब अनुमंडल और प्रखंड, अनुमंडल और प्रखंड, तो पूरे झारखंड में 45 अनुमंडल है। प्रखंड कितने? 264, 264 है ना कि 63, याद रखिएगा। कोडरमा में एक सब डिवीजन है। कितना? एक सब डिवीजन। ओके, एक सब डिवीजन जो है धनबाद में भी है और रामगढ़ में भी है। आल्सो इन रामगढ़ और धनबाद। ये उत्तरी छोटा नागपुर की बात हो गई। प्रखंड कितने हैं? प्रखंड है 6। ये हो गया। अब देखते हैं पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस। टूरिस्ट प्लेसेस, ओके। एक मंदिर है या फिर यूं कहें तीर्थ स्थान है जिसका नाम है ध्वजाधारी पहाड़। ध्वजाधारी पहाड़, ये ध्वजाधारी पहाड़। तो ये जो ध्वजाधारी पहाड़ है, इस पहाड़ पर ऐसी मान्यता है कि एक ऋषि ने तपस्या की थी। उस ऋषि का नाम है करदम। करदम ऋषि के द्वारा इस पहाड़ पर तपस्या किया गया था। और ये जो करदम ऋषि हैं, इन्हीं के पुत्र का नाम है सांख्य, सॉरी सांख्य मैं बोल रहा हूँ, कपिल, जिन्होंने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था। तो करदम ऋषि ने मनु नाम की कन्या से विवाह किया और इनके पुत्र का नाम क्या था? कपिल, जिन्होंने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है, सांख्य दर्शन पर। सनातन का एक जो है ये पार्ट है, सांख्य दर्शन होता है ना, उसमें से एक ये है सांख्य। ओके, तो ये ध्वजाधारी पहाड़ है, कहाँ है ये? कोडरमा में। उसके बाद एक है घोड़सिमर धाम। घोड़सिमर धाम को देवघर, देवरघर धाम भी बोलते हैं, देवघर नहीं देवरघर, देवरघर धाम भी कहा जाता है। ओके, फिर चंचला शक्तिपीठ, फिर सोनबंदर गुफा, सोनबंदर गुफा, ये सभी तीर्थ स्थान है। अच्छा, यहाँ पर जो बताया गया आपको, ये घोड़सिमर धाम, जिसको देवरघर धाम भी बोला जाता है, तो पुरातात्विक स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है, याद रखिएगा, दोनों है, पुरातात्विक और धार्मिक दोनों। पुरातात्विक और धार्मिक दोनों है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उसको देख लेते हैं, फिर बाकी के जो टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि वाटरफॉल, गर्म जल कुंड, वो सब अगर होगा तो वो सब देख लेंगे। इम्पोर्टेंट
रिवर। रिवर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नदी है इस क्षेत्र की, वो है बराकर नदी। बराकर नदी। कोडरमा के अंदर तो इसका प्रवेश नहीं होता है, लेकिन हजारीबाग और कोडरमा के बीचों बीच ये बहती। बराकर नदी आपको पता है कि ये हजारीबाग से निकलती है। हजारीबाग हजारीबाग कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह इसका प्रवेश होता है। गिरिडीह धनबाद के बीच बाउंड्री बनाते हुए ये धनबाद जामताड़ा होते हुए पश्चिम बंगाल चली जाती है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है प्रवाह होता है। ये जो बराकर नदी है इसकी एक सहायक है जिसका नाम है बरसोती नदी। बरसोती जो है बराकर की ही सहायक है। बरसोती नदी, ओके। बरसोती नदी ये हजारीबाग से ही निकलती है बराकर की तरह। हजारीबाग से निकलने के बाद ये कोडरमा जाती है, ठीक है। कोडरमा जाने के बाद वापस हजारीबाग आती है और हजारीबाग में ही ये बराकर से मिल जाती है। तो इसका याद रखिएगा, ये हजारीबाग, फिर कोडरमा और उसके बाद हजारीबाग। कैसे मिलती है ये? बराकर से। क्लियर? इसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी है सक्री नदी। सक्री नदी, ओके। ये रिवर जो है कोडरमा के सतगावा से निकलती है। इसका ओरिजिन यहीं से होता है और यहाँ से निकलने के बाद ये बिहार चली जाती है, नवादा। क्योंकि कोडरमा के अधिकांश क्षेत्र बिहार के रिस्पेक्ट में नवादा से जुड़ती है। थोड़ा सा ही पार्ट है गया से जो टच करता है, ओके। तो सतगावा से निकल कर जो है ये नवादा चली जाती है और नवादा के लिए इंपॉर्टेंट रिवर है सकरी नदी और मार्ग बदलने के लिए फेमस है ये, ठीक है। ओके, ये हो गया। और याद रखिए कि ये जो सकरी नदी है इसी को तुमागधी नदी भी कहते हैं। तुमागधी नदी जो है इसी को कहा जाता है। वाटरफॉल में बस एक आपको याद रखना है, पेट्रो वाटरफॉल। वाटरफॉल में पेट्रो वाटरफॉल, ये कहाँ? ये भी सतगावा में ही है। ये भी सतगावा में ही है। अब वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य, ओके। तो इसमें आपको 2 सेंचुरी याद रखना है। एक तो कोडरमा है, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका एरिया कितना है? एरिया सभी का इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टॉप में आते हैं उसका एरिया आप याद रखिए। बाकी ये जो बता रहा हूँ ये देखते रहना, अलग से याद नहीं करना है। 1985 में ये इस्टेब्लिश होता है, ओके। और इसका एरिया है 177.35 स्क्वायर किलोमीटर। एक बार पूरा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, अब देखें कि डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने के साथ ये सब डेटा भी आपने याद कर लिया है, ठीक है। 85 177.35 स्क्वायर किलोमीटर कोडरमा ये हो गया। जो गया जिला है, तो गया जिला में एक अभयारण्य है जिसको बोलते हैं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ओके। तो मेनली तो है ये बिहार की, गया में है ये, लेकिन इसका
कुछ हिस्सा कोडरमा में है। कुछ हिस्सा कहाँ है? कोडरमा में। ये 1976 में ही इस्टेब्लिश हुआ है और इसका एरिया कितना है? 259 स्क्वायर किलोमीटर, 259 स्क्वायर किलोमीटर। बस यही तो कंफ्यूजन होता है। ये जो एरिया ये टोटल है, ये क्या है? ये टोटल है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि झारखंड झारखंड में 121.14 स्क्वायर किलोमीटर है और बिहार में ये 138.34 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, तो ये हो गया गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने हजारीबाग देखा था। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य भी 1976 में ही स्टैब्लिश हुआ है 186 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। फिर गिरिडीह का हम लोगों ने देखा था पारसनाथ, उसका एरिया कम है, 49 स्क्वायर किलोमीटर है और वो 84 में स्टैब्लिश हुआ था, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, बहुत ही कम है इसका, पारसनाथ का। ओके, तो ये है वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान, यहाँ पर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम है RGIT कोडरमा, राधा गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये राधा गोविंद नहीं है, राम गोविंद है। राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक ये हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आपको याद रखना है कि एक स्कूल है, आवासीय स्कूल, जैसे कि नेतरहाट है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, जैसे वही सैनिक स्कूल है यहाँ पर। सैनिक स्कूल कहाँ पर है? ये तिलैया में है। ये तिलैया में है। ओके, अब इसमें सब कुछ आपको याद रखना होगा। ये जो सैनिक स्कूल तिलैया में है, ये 16 सितंबर 1963 को इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, और इसको स्थापित करने के पीछे कृष्ण वल्लभ सहाय, जो बिहार के चौथे मुख्यमंत्री थे, ओके, और झारखंड से दूसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के बाद। ठीक है, एक ये हो गए। उस समय बिहार के ये मुख्यमंत्री थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के रक्षा मंत्री VK कृष्णा मेनन, इनकी मदद से, इनकी सहायता से ही यहाँ पर सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था। ये जो सैनिक स्कूल है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये पहला सैनिक स्कूल है और एकमात्र सैनिक स्कूल है झारखंड में। ठीक है, एक और सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश किए जाने की बात की जा रही है। तो जब घोषणा किया गया था तो उस समय गोड्डा में ये इस्टेब्लिश होना था, लेकिन अब कहाँ इस्टेब्लिश होने वाला है? दुमका में। दुमका के जरमुंडी में झारखंड का दूसरा सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये मई 2023 का न्यूज़ है। ये मैंने जब मिसलेनियस वाले चैप्टर में शिक्षण संस्थान में पढ़ाया था तो उसे मैं जिक्र किया था कि ये आप डेट याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में पूरी तरह से न्यूज़ में यही था, इवन घोषणा भी हो चुका था कि गोड्डा में इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन अब मई 2023 में ये अपडेट दिया गया कि गोड्डा में ना इस्टेब्लिश करके दुमका के जरमुंडी में इसको खोला जाएगा। ठीक है, ये शिक्षण संस्थान है। अब यहाँ के जो खनिज हैं वो देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में तो माइका तो खैर है ही, अब्रक, और जो है पहले उसको देख लेते हैं, फिर लास्ट में अब्रक का देखेंगे, क्योंकि अब्रक कोडरमा में कहाँ कहाँ मिलता है ये भी आपको याद करना होगा। बेरिलियम कोडरमा में पाया जाता है। ये मैंने क्या लिख दिया?
बेरिलियम। ये जो बेरिलियम है, ये एक एटॉमिक मिनरल है और कोडरमा के अलावा ये हजारीबाग, गिरिडीह में भी पाया जाता है। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा। क्लियर? फिर ग्रेनाइट भी जो है मिलता है कोडरमा में। ग्रेनाइट और कोडरमा के डोम चांच में मिलता है। डोम चांच, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं मिलता है, ये बहुत सारे क्षेत्रों में है। एनी प्लेसेस इन झारखंड, ताकि आप कंफ्यूज ना करें कि कोडरमा में ही पाया जाता है। ये रांची में, लोहरदगा, गुमला, गोड्डा, सिमडेगा में भी पाया जाता है ये। इवन इसके नाम से जेएसएमडीसी की एक परियोजना है, रांची बेस्ड ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री परियोजना। परियोजना सुपुदा नाम है ये। ओके, ये हो गया। और अब देखते हैं हम लोग अब्रक। अब्रक, ओके, इसको बोला जाता है माइका। और माइका का कौन सा टाइप यहाँ मिलता है वो भी आपको याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं मस्कोविट, ये है रूबी अब्रक। रूबी अब्रक, ओके। ये जो अब्रक है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होता है। और कोडरमा के अलावा गिरिडीह, हजारीबाग में भी पाया जाता है। और कोडरमा में कौन कौन सा जगह है जहाँ ये मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है कि किस किस जगह में ये मिनरल मिलता है। तो आपको याद रखना है, इसमें एक डोम चांच, ठीक है, झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया, बंदरचूआ, ढोढो कोला, ढाब और एक ढिबोर, ये जगह का नाम है। यहाँ पर जो है मिलता है। गिरिडीह में मैंने जिक्र नहीं किया था, गिरिडीह का नावा गांवा हो गया और नावाडीह हो गया। मतलब गिरिडीह का वो क्षेत्र जो कोडरमा से टच होता है, वहां पर अब्रक माइका मिलता है। तो ये हो गया मिनरल्स। लगभग ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा इससे संबंधित मेंशन है। इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, ओके। ये अभी ये जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ ये लेटेस्ट है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24 में मेंशन है। क्या है? रिसेंटली झारखंड के कोडरमा क्षेत्र में लिथियम रिजर्व की खोज हुई है। लिथियम की खोज हुई है, ओके। लिथियम रिजर्व, तो अभी काम चल ही रहा है। बस एग्जाम में आ जाए कि झारखंड के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है, लिथियम के भंडार की खोज की गई है, तो ये क्या हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। आपको पता है कि लिथियम का जो इस्तेमाल है वो बैटरी में किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर बात करें फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट की, तो जो फॉरेस्ट सर्वे है
वो लास्ट अभी 2021 का ही चल रहा है। इसके पहले 2021 के पहले 2019 का था। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो 2021 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो हमें ये भी देखना है कि 2019 के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, या फिर कुछ भी नहीं हुआ। ये सभी चीजें देखनी है। ओके, तो कोडरमा के मामले में आपको ये याद रखना है कि 2019 के रिस्पेक्ट में 2021 में कोडरमा में फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ओके, अब कितना डिक्रीज हुआ है ये याद ना रख करके बस आप इतना जानिए कि झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां 2019 के रिस्पेक्ट में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, तो इसमें नाम आता है किसका किसका? इसमें लोहरदग्गा में, कोडरमा, लोहरदग्गा, कोडरमा, लोहरदग्गा, लातेहार और पाकुड़, ये सब में क्या हुआ है? फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है। ओके, एरिया कितना है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट एरिया कितना है। ठीक है, कोई रैंक अगर है तब ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर फॉरेस्ट है? सबसे ज़्यादा किसका है? पश्चिम सिंहभूम का सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसका है? जामताड़ा का है। ठीक, तो वही है, कोडरमा का कोई खास रैंक नहीं। जैसे कोडरमा में जो फॉरेस्ट है वो 1023 के आसपास है, लेकिन परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉरेस्ट झारखंड का फिगर में बात करें तो 23,721। परसेंटेज कितना हो जाएगा जोग्राफिकल एरिया का? 29.76। ये हो गया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है हजारीबाग। हजारीबाग हजारीबाग का एरिया कितना था? जोग्राफिकल एरिया 3555। फॉरेस्ट कितना है यहाँ पर? फॉरेस्ट है 1363। परसेंटेज हो जाता है 38। फिर हम लोगों ने देखा गिरिडीह। गिरिडीह का एरिया 4962, 4962। और यहाँ पर एरिया कितना है? ये फॉरेस्ट एरिया 905, परसेंटेज 18। अब कोडरमा, कोडरमा का एरिया कितना है? 2540, 2540 है। और यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है 2540, फॉरेस्ट एरिया है 1023। इस हिसाब से यहाँ का परसेंटेज कितना हो रहा है फॉरेस्ट का? 40। तो ये परसेंटेज में ही याद रखिए, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने बताया कि डिक्रीज कहाँ कहाँ हुआ है, कोडरमा, लोहरदग्गा, लातेहार, पाकुड़। और गोड्डा में ना ही डिक्रीज ना ही इंक्रीज, मतलब चेंज कुछ भी नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसा ही है। ओके, ये गोड्डा के लिए हो। एक ये लिथियम वाला और एक फॉरेस्ट वाला, बस यही है, और इसमें कुछ खास नहीं था कोडरमा के लिए। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए कि न्यूनतम शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, चाहे परसेंटेज की बात करें या फिर फिगर की बात करें, तो बहुत ही कम है। ओके, कोडरमा का जो जनसंख्या है, कोडरमा का जो जनसंख्या है कितना है? लगभग 7 लाख है। ओके, 0.96% जो है क्या है? शेड्यूल ट्राइब है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसी के साथ कोडरमा ये कंप्लीट हो गया है।
ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे चतरा डिस्ट्रिक्ट को। चलिए बाय।